हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और TGT एस्टेट के लिए हमने एक मुहिम शुरू कर रखी है अपने चैनल पर। और PGT के लिए भी हमने काफ़ी कुछ डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। TGT का भी लगभग PGT और TGT का लगभग सिलेबस जो आपका 2023 में जो एस्टेट का जो सिलेबस आया है, उसके मुताबिक मैंने 50% जो सिलेबस है अपने यूट्यूब चैनल SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर डाल रखा है पहले से ही। आप जाके देख सकते हैं, आपके सिलेबस में जो देवनागरी लिपि का जो पहला ही अध्याय है TGT और PGT में, दोनों अपने चैनल पर आपको हूबहू उसी सेंस में मिल जाएंगे जिस सेंस में आपको आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम ये चैप्टर लेकर आए हैं, बसंत बाग 1 का तीसरा अध्याय है नादान दोस्त। और ये रचना की है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो ये जो पाठ है, ये अध्याय है नादान दोस्त, ये प्रेमचंद द्वारा रचित है। और बसंत भाग 1 का ये अध्याय है जो कि TGT के सिलेबस में साफ सीधा सीधा लिखा हुआ है कि बसंत भाग 1, 2 और 3 यानी 6, 7 और 8th की क्लास की जो NCERT हिंदी की जो बुक लगी हुई है वो आपको पढ़नी है। तो उसी के अंतर्गत मैंने ये शुरू किया हुआ है और आज हमारा तीसरा अध्याय है। 2 अध्याय मैं डाल चुकी हूँ और सेम उसी तरीके से मैंने पढ़ाया है जो आपके एस्टेट के सिलेबस के अनुसार। तो आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखते हैं अगला जो हमारा चैप्टर है नादान दोस्त, ये पढ़ लेते हैं। और लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। किसकी बात हो रही है? केशव के घर के कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वह आते जाते देखा करते। किस यहाँ आपको ना हर एक कहानी में आपको क्या याद होना चाहिए कि पात्र कौन कौन से हैं? केशव और श्यामा, ये क्या है? दोनों बहन भाई हैं। इनके कार्निस यानी कि अपने घर में जैसे रोशनदान, ये छज्जे वगैरह नहीं होते, इनके ऊपर जो चिड़िया ने क्या दे रखे थे? अंडे दे रखे थे। और ये आते जाते चिड़िया को देखते थे। केशव और जो भी मैं सिलेबस के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये सारा मैं इससे पहले वाले वीडियो में बहुत डिटेल से बता चुकी हूं, वहां से आप देख सकते हैं। कुछ भी सिलेबस के बारे में भी आपको डाउट है तो। और केशव सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा आता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे किस तरह निकल जाएंगे आएंगे? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। यानी कि इस पाठ के अंदर ये नादान दोस्त जो एक कहानी है, और इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। और कहानी में बताया है कि केशव और श्यामा दो बहन भाई होते हैं। उनके कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए होते हैं और दोनों सवेरे उठते के साथ उन अंडों को देखने के लिए जाते हैं। और उनके मन में कई तरह के प्रश्न होते हैं कि वो क्या खाते होंगे, कितने होंगे, कैसे बच्चे निकलेंगे, अंडे कितने बड़े हो गए होंगे। डेली यही बातें उनके मन में रहती थी उठते ही। हालांकि वो अपना खाना पीना भी भूल जाते थे और इन उनके मन में जो सवाल उमड़ रहे थे उनका जवाब देने वाला उनके साथ कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबू को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, ओ भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो ये आप ये मत देखना सोचना कि मैम ये तो सीधा सीधा हम ही पढ़ लेंगे, लेकिन मैं इस चैप्टर को सेम उसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगी जैसा कि आपका TGT एस्टेट के सिलेबस के पूछा है। उसमें ये पूछा है कि आप जो भी बसंत का जो अध्याय पढ़ेंगे उसको अध्याय के अंदर आने वाले मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और
अनेकार्थक शब्द, सॉरी, पर्यायवाची, विलोम और इन आने वाले ये सारे शब्द आपके अध्याय में जो आते जाते हैं, उन सभी के पर्यायवाची आपको ध्यान में रखने हैं। यहीं से आपको पढ़ते हुए जाना है, यानी कि पर्यायवाची, विलोमार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश में अनेक शब्द, ये जो आपके चैप्टर में आ रहे हैं उन्हें आपको ध्यान में रखना है, नोट करते हुए जाना है और उन्हीं में से आपसे पूछेंगे। तो हर एक आपको ध्यान से पढ़ना है शब्द को, पता नहीं किसका आपके अर्थ पूछ ले पेपर में, और एक पेन पेंसिल लेकर बैठ जाइए। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते जाते हैं मैं बता रही हूँ, और आप उनको नोट डाउन करते जाइए। अब यहाँ पर है, तो वो उसकी बहन कहती है, श्यामा कहती है, क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। अब देखो यहाँ से एक मुहावरा बन जाता है, फुर से उड़ जाना मतलब भाग जाना। ठीक है। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। वो उसकी माँ के बारे में सोच रही है श्यामा, चिंतित है कि बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। तो ये जो आपका मैं बता रही हूँ, ये विराम चिन्ह की बात करें तो ये विस्मयादि बोधक है, विराम चिन्ह है। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। दोनों बहन भाई चिंतित है कि अब इनके अंडों में से बच्चे निकल गए हैं, तो बेचारी चिड़िया इन बच्चों को कैसे इनका पेट भर पाएगी, इतने दाने कहाँ से लेकर आएगी। तो ये इनकी चिंता का विषय है, केशव और श्यामा के। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाएगा, और श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। मतलब वो यही सोच रहे थे कि अगर चिड़िया को खाना पीना यहीं मिल जाए तो चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर इनसे दूर न जाए। केशव क्या कहता है, नहीं तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। मतलब दोनों बहनों, देखो उनमें कितनी भाव है, पशु पक्षियों के प्रति, पक्षियों के प्रति जो भावात्मकता, जो भाव जुड़े हुए हैं दोनों के, वो इसमें दिखाए गए हैं इस पाठ में। और पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। मतलब दोनों आपस में डिस्कस कर रही हैं कि इनकी अंडों के ऊपर छत नहीं है तो हम कपड़े की छत बना देते हैं, और प्याली पानी की भर कर रख देते हैं, थोड़े से चावल रख देते हैं। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया, जैसे प्याले में तेल रखा होगा उसे गिरा दिया, और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। अब ये प्रश्न की छत कैसे बनाई। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने इस मुश्किल भी को भी हल कर दिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। उसमें से धूप नहीं जाएगी। देखो प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। प्रश्न संवाद शैली की बात हो रही है। अगर भाषा की शैली की बात करें तो इस पाठ में संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करके ही कोई हिकमत निकाल लूंगा। हिकमत निकालना मतलब कोई उपाय निकाल लूंगा। इस तरीके से आपको शब्दों को ध्यान देना है और पढ़ते हुए जाना है। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल से सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब दूसरा अध्याय आता है, इसका दूसरा अंक है कहानी का। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे।
अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। सिटकनी मतलब कुंडी खोलकर। अंडों की हिफाजत, हिफाजत मतलब उनकी रक्षा करना, हिफाजत का मतलब है रक्षा करना, की तैयारियां कर होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखे और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। देखो ये खिड़की है, खिड़की के ऊपर जो है ना इनका वो कार्निस है जहाँ पर इनके अंडे रखे हैं। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थे। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेना और श्यामा को दबी आवाज से डांटना, अच्छी तरह पकड़, ठीक है, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान इधर उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उठ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया, मतलब कितने बच्चे हैं। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तय करके उससे ने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहने से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से मतलब धीरे से नीचे उतर आया। तो इसमें ज़्यादा समझाने का नहीं है। अभ्यास के अंदर जो आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न है वो मैं आपको समझाऊंगी। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया और चौकी जहाँ थी वहीं की वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब दोनों बहन भाइयों की बिगड़ जाती है। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ, मतलब वो उसका भाई जो है उसे डांट दे रहा है कि तुझे अम्मा को नहीं बताना है। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल से कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। इस कसूर से हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। श्याम शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगे। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी
नजर नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुणा स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, माँ जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब देखना रहस्य की बात अब यहाँ पर आएगी। अब तो श्याम को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब उसको गुस्सा आ रहा था जब अंडे टूट गए, जब श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव, भीगी बिल्ली बनना ये मुहावरा है यहाँ पर, मतलब डर के मारे खड़े हो जाना। खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुंचा कैसे? माँ कहती कि तू वहां पहुंचा कैसे? तो अब क्या कहता है श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, मतलब श्यामा बचने की कोशिश कर रही है। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ क्या कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? और माँ, और क्या करती? इसका केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। उसकी माँ कहती है कि बच्चे तो उनकी हिफाजत कर रही थी, लेकिन बच्चों को ऐसे नहीं पता था कि अगर अंडों को अगर हम भारी लोग ये हाथ लगा देते हैं तो फिर वो जानवर, वो पक्षी उन अंडों को सेता नहीं है और उनमें से वो नहीं निकलते चूजे। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ने दिखाई दी। दोनों चिड़िया के देखो बच्चों को, अंडों को उन्होंने मार दिया था, लेकिन अंडों को मार क्या दिया था कि मतलब वो चिड़िया के तो बच्चे एक तरीके से नष्ट ही हो गए थे, तो चिड़िया वहाँ कभी दोबारा दिखाई नहीं दी। तो ये प्रश्न है, ये शायद आपको अच्छे से पता है अंडों के बारे में, केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठ रहे थे कि चिड़िया के बच्चे इसमें से कब निकलेंगे, बच्चे कैसे होंगे, कैसे उड़ेंगे, ये सारे। अब हम यहाँ पर काम की बात में आते हैं, जो आपके एस्टेट से संबंधित जो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, ये देखते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने एक उदाहरण दिया गया है, पाठ से ही दिया गया है। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए, श्यामा माँ से बोली मैंने, यहाँ श्यामा के लिए प्रयोग हुआ तो ये सर्वनाम है। आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपको सबको ही पता होगा, अगर आप यहाँ से भी नहीं करते तो हिंदी व्याकरण आप पढ़ ही रहे हैं। सर्वनाम में पहला ही सर्वनाम आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसके अंदर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, और अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे होते हैं, तो वो अन्य पुरुष होता है। तो यहाँ मैंने आपकी, मैंने कौन है? वो प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। आपकी ये मध्यम पुरुष है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 आते हैं, ठीक है। दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। अब आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचनी है, यानी कि एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम को ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी उनकी ठीक है, ये आपका सर्वनाम है।
उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। तो ये थे आपके सरनाम। एक और आगे आपका प्रश्न है यहीं पर, तगड़े बच्चे। तो बच्चे की विशेषता बता रखी है कि तगड़े बच्चे, ये विशेषण है यहाँ पर। और सब्जी कैसी है, मसालेदार, ये भी विशेषता बता रखी है। तो विशेष्य और विशेषण, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं ये विशेष्य हैं और इसकी जो विशेषता बता रहे, तगड़ा जो शब्द है ये विशेषण है, या सब्जी विशेष्य है और मसालेदार विशेषण है, या अंडा विशेष्य है और बड़ा अंडा ये इसकी विशेषता बता रखी है। तो ये थे विशेषणों को रेखांकित शब्द क्रम से बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी कि गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं कि ये इनके गुण बता रहे हैं। बड़ा, छोटा, ये मसालेदार, तगड़े, ये कैसे हैं, गुणवाचक विशेषण है। अब आपके पेपर में हो सकता है इन्होंने ऐसे ऐसे सिलेबस में दे रखा है कि पाठ में से ही आपको पढ़ना है, तो यहाँ से ये देखें कि इसमें कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है इन तीनों में ही। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरीके के गुण आते हैं। मतलब गुणवाचक विशेषण के अंदर अच्छे और बुरे दोनों गुण आते हैं। ये नहीं कि केवल गुण ही आ जाएंगे, बुरे भी आ जाएंगे। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ, तो ये आप कर लेना। केशव ने झुंझलाकर कहा, देखो झुंझलाकर कहा, केशव ने रोनी सूरत बनाकर, झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर और गिड़गिड़ाकर कहा। इसमें क्या करना है, पढ़ते हैं ध्यान से। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। तो ये रेखांकित शब्द हैं, आपको ध्यान से देखना है। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रही हैं। मतलब जो क्रिया विशेषण है हमारे, जो क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं, तो उसके अंदर रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात हो रही है कि किस रीति से काम हो रहा है, किस रीति से आपकी क्रिया हो रही है। क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया जैसे क्रिया हुई है। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान ये भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। तो आपसे ये पूछे पेपर में कि श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, तो इसमें क्रिया विशेषण कौन सा क्रिया विशेषण है, तो गिड़गिड़ा कर है, कहा, और ये ठीक क्रिया से पहले आते हैं। तो ये बोला, उठा, कहा, ये सब क्या है, आपकी क्रिया। और क्रिया से पहले क्या आ रहा है, आपका क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण का भी अगर भेद देखें तो कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और ये अक्सर आपको क्रिया के पास में ही मिलते हैं। ठीक है, अब ये था, और ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। जो समझाने का था वो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बने रहे इसी तरीके से, और टीजीटी एस्टेट की तैयारी हमारे साथ करते रहें। और जो कुछ भी आपको चाहिए, आप हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल की एक बार विजिट ज़रूर करें। SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल की विजिट ज़रूर करें, क्योंकि चैनल अभी नया है, तो सब्सक्राइबर हो सकता है आपको कम मिले, लेकिन कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। क्योंकि जब आप जैसे बच्चे ही साथ जुड़ेंगे तभी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। लगभग 1 महीने से ही मैंने वीडियो डालनी शुरू की हैं, और आपका सिलेबस आने से पहले ही मेरी कोशिश थी कि मैं एस्टेट का संपूर्ण सिलेबस बिल्कुल निःशुल्क तरीके से अपने चैनल पर डालूं। तो वही आपके जो मैंने पहले से डाल रखा था, वही भगवान की दया से आपके सिलेबस में भी वही मेंशन होकर आ गया। तो ये आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, देवनागरी लिपि का आदिकाल और भक्तिकाल, और यहाँ तक मैं करवा चुकी हूँ, सारा हमारी प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। और जो इसी के साथ अगर जो बच्चे पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी की भी कर रहे हैं, तो पीजीटी का भी काफ़ी सिलेबस मैंने अपने वहीं पर डाल रखा है। भाषा वाला आपका पूरा चैप्टर मिल जाएगा वहाँ पर, हिंदी साहित्य का मिल जाएगा, और जो आपको काव्य धाराएं दे रखी हैं, हमने काव्य धारा भी शुरू कर रखी है, आदिकाल भक्तिकाल तक हमारी हो चुकी है, वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।